ओके, सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम सबके लिए, है ना। वहां पे अभी तो ठंडी भी चालू हो जाएगी, इसलिए वार्म वेलकम इज अ गुड आंसर आई गेस। ठीक है, तो अब जब हम शुरुआत करते हैं इस सेकेंड हाफ की, जो कि हम पहले जब जुड़े थे तब बहुत जल्दी जल्दी में सिर्फ आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी थी उसी को कर पाए थे। अब उसी को हम आगे लेके चलेंगे कि हम इसलिए यहाँ पे क्यों है, वाई वी आर एट अवंती फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप क्यों जुड़े हो हमारे साथ? यही एक इंटेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है और ही टॉप पोजीशन पे जाना है। नॉट नेसेसरी। जिसका भी जो भी ड्रीम हो, जिसका भी जो भी इच्छा हो कि मुझे ये वाला स्ट्रीम चूज करना है डिग्री में या फिर इस फील्ड में जाना है, जो भी हो, सो वी आर हियर ताकि आप लोगों को आपका जो भी ड्रीम है उसको हम फुलफिल करने में हेल्प कर सके। तो वो कैसा किया जाएगा? एक तो आपको अच्छे से सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जो आपका 11th और 12th का स्टडी है। साथ ही उसके साथ जो प्रेपरेशन है एग्जाम्स की, क्योंकि डिग्री में जो यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए भी तैयारी होती है। तो उन चीजों को कराने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हो, है ना। सही बात है कि नहीं है? तो वही चीज हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू द सब्जेक्ट नॉलेज थिंग, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं 11th 12th वाला, जो भी सिलेबस है वही के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ अलग से नहीं। एंड सेकेंड, तैयारी तुम्हारे अलग अलग एग्जाम्स की, जो आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने में हेल्प करेगा। करेक्ट। अब आप ये भी पूछते होंगे कि हम अवंती के ऐसे क्या रिजल्ट्स है जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास ना बच्चों कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया है, ये पूजा है। इन्होंने हमारे साथ जब 11th 12th में जो हमारे साथ जुड़ी थी तो उनका फाउंडेशन जो था वो बहुत ही अच्छा क्लियर हो चुका था, जिसके वजह से उन्होंने नीट एग्जाम क्रैक करा और डेंटिस्ट्री, जो डेंटिस्ट होता है ना, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उस एग्जाम में वो बहुत अच्छे नंबर के साथ अव्वल आई है। साथ ही डिग्री होने के बाद उन्होंने यूपीएससी को भी क्रैक कर लिया है। सो यू कैन सी कि एक बार फाउंडेशन अच्छा हो जाए तो आगे की लाइफ, आगे का ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिग्री हो, सारे के सारा जो भी कोर्सेस है बहुत आसान हो जाता है। सही है। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये भी आयुष करके है, जिनको हम ही ने सिखाया था 11th 12th में। और अभी वो MIT, जो मैशेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूएस का इंस्टीट्यूट है ये, यहाँ पे वो जुड़ चुके हैं विद अ वेरी गुड पैकेज, अराउंड 45 लाख कुछ वो अर्न करते हैं फॉर पर एनम मतलब पर ईयर। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में वो अच्छे नंबर ला पाए। क्यों ला पाए? बिकॉज उन्होंने उतनी मेहनत भी करी थी। सी बच्चों, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हम ही आपको पढ़ाते जाए और आप कुछ ना करो और नंबर आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आप हार्डवर्क डालने की बहुत कोशिश कर रहे हो बट आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। इट्स अ टू वे थिंग। तो आप जितना मेहनत डालोगे उतना हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, तब जाके ऐसे सक्सेसफुल चीजें जो है वो आने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वेदांत करके, इनको मैं जानती भी हूँ कि ये तेलंगाना से आते हैं। बहुत ही छोटा सा प्लेस है, उसमें एक विलेज, वहां से आके उन्होंने हार्ड वर्क करके आईआईटी में उनको ये मिला था, सीट मिला था। एंड अभी वो जो प्लेस्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में प्लेस्ड है। तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास उनका अभी तो पैकेज है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने अच्छे पोस्ट पे है और उनके पेरेंट्स भी अभी कितने प्राउड फील कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये ना कुछ ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा है। हमारे साथ जैसे आप जुड़ जाओगे, डेफिनेटली आपकी मेहनत और हमारा साथ एक बहुत अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली लाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हम चला रहे हैं, जैसे आपका दिल्ली वाला प्रोग्राम है, तो आपके प्रोग्राम में जो दिल्ली में जो बच्चे जुड़ते हैं, तो यहाँ पे डेटा दिया है कि कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, कितने नीट को अपीयर करने वाले हैं और कितनों ने क्वालिफाई किया है। तो इस चीज का ये डेटा दिखाता है हमारे अवंती का अबाउट द दिल्ली प्रोग्राम। ये जो है वो बाकी बाकी जगह पे जो JNV प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू जो स्कूल होती है, सेंट्रल स्कूल, उनमें भी ऐसे ही प्रोग्राम चलते हैं। वहां के बच्चों को भी हम सिखाते हैं, उस चीज का डेटा है ये। कर्नाटका में चलता है, हिमाचल में है, दिल्ली में है। दिल्ली में मतलब जैसा आपके साथ जो अभी चल रहा है वही वाला प्रोग्राम। ठीक है। देन अब जैसे आप हमारे साथ जुड़ जाते हो, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो सबसे पहली बात तो ये किया जाएगा कि आप लोगों का जो भी कैपेबिलिटी है, कि आप लोग कितना समझ सकते हो, आपके क्या ड्रीम्स है, क्या इच्छाएं है, आप क्या करना चाहते हो, उस चीज को समझा जाएगा।
उसके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। कोई भी कंटेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उस चीज को सिखाया जाएगा एंड इफेक्टिवली आप उसको कैसे एग्जाम्स में क्रैक करोगे इस चीज को आपको बताया जाएगा। इस चीज के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कर रखा है। प्लीज अभी ध्यान दो, जो मैं अब बोल रही हूँ प्लीज पे अटेंशन। देयर वुड बी अ बेस लाइन टेस्ट ऑन 13 नवंबर, जो आपका अगला संडे है उस दिन होगा। ठीक है, ये टेस्ट क्या है, जो आपका नीट टेस्ट होता है ना, रेगुलर नीट टेस्ट जिसमें एमसीक्यू होते हैं, वैसे वाला टेस्ट है। तो करीब करीब 60 क्वेश्चन है इसमें। ध्यान दो, मैं डिटेल्स बता रही हूँ। देयर वुड बी 60 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, मतलब PCMB, M/B होगा ऑफ कोर्स। तो 60 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आ गए और 2 घंटे का ड्यूरेशन है। अब इसको अपीयर कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट पहले अपीयर कैसे करोगे आप। तो आपको ना लिंक दिया जाएगा आपके ग्रुप में, इस टेस्ट के लिए लिंक दिया जाएगा। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हो, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आपको आपका आईडी डालना है। जैसे अभी की क्लास के लिए आप आईडी डालते हो, है ना, उसी तरह यहाँ पे भी आप आईडी डाल दो। आईडी डालोगे तो कुछ देर तक वो बफर होगा। बफर होते ही आपको एक पेज खुलेगा जहां पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो वहां पे आपको नीट वाला सिलेक्ट करना है टैब। ठीक है, नीट वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको पीसीबी दिखेंगे, है ना, 20 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे जैसे मान लो अगर ऐसे मोबाइल पे आप दे रहे हो, कुछ ऐसा पेज दिख रहा है, ये क्वेश्चन 1 है, आपको क्वेश्चन 1 पढ़ना है, देन ABCD जो भी आपका आंसर हो उसको सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान दो कि इस टेस्ट को आप कैसे सेव करोगे। यहाँ पे नीचे एक बटन है जिसको हम कहते हैं क्लियर, या यहाँ पे और एक होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे दबाना है, क्योंकि क्लियर दबाओगे तो पूरा आंसर इरेज हो जाएगा। सो आपको सेव एंड नेक्स्ट को दबाना है ताकि आपका जो आंसर है वो सेव हो जाए। देन साइड में ना कभी कभी ऐसे एरो भी दिखेंगे आपको आगे या पीछे जाने के लिए, तो एरो पे टैप करोगे तो क्वेश्चन 2 पे लेके जाएगा, देन क्वेश्चन 3 पे, ऐसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। बट बच्चों अगर आपने गलती से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करे बगैर ही ऐसे एरो पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे चले गए, तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट अपीयर करते वक्त सेव करना जरूरी है, डायरेक्टली नेक्स्ट ना कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 60 क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आपको और एक ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे ना ऊपर आपको 3 बटन्स दिखेंगे, लाइक ऐसा एक ब्लैक कलर का एक की दिखेगा, दिख जाएगा आपको जैसे ही पेज खोलोगे आप, उस पे क्लिक करो तो आपको ना फिर दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पे सारे 1 to 60 क्वेश्चन है मान लो। तो इसमें से आप जो भी क्वेश्चन है, मान लो मुझे अभी 40th क्वेश्चन करना है, उसके ऊपर क्लिक करो, क्वेश्चन खुलेगा, आंसर करो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। फिर जब ऐसे अटेम्प्ट करते जाओगे ना, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो वो अटेम्प्ट किया हुआ है, अगर रेड कलर का दिख रहा है मतलब वो नॉट अटेम्प्टेड है, और अगर येलो दिख रहा है तो मान लो वो अभी तक टच ही नहीं किया है उस चीज को, उस क्वेश्चन को खोलाया ही नहीं गया है। ऐसा कुछ आपको हाईलाइट भी करेगा, वहां पे दिख जाएगा आपको। तो ये वाला टास्क भी इजी है, या फिर सिंपली आप ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, मतलब आगे वाला क्वेश्चन आते जाएगा। पीछे जाना है तो यू कैन कम हियर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये पीछे जाएगा ये आगे जाएगा। बट जब भी आप आंसर करोगे ध्यान देना सेव करना है, डू नॉट फॉरगेट सेव एंड नेक्स्ट करो, वरना क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं होगा। ठीक है, अब जब आपको एग्जाम का टेस्ट एंड करना है तो यहाँ पे एंड में 60th क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे एंड करके एंड द एग्जाम करके क्लिक आ जाएगा, क्लिक ऑन इट, आपका एग्जाम एंड हो जाएगा। एंड होते ही आपको आपका स्कोर बोर्ड इमीडिएटली दिखाया जाएगा, लाइक कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसको भी आप उसी क्वेश्चन पे क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा रेड आ गया है मतलब गलत हो गया है, क्यों गलत हो गया, उसका सही आंसर क्या था, उस चीज को आप आराम से वहां पे देख सकते हो। ये हो गई प्रोसेस कि किस तरह से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, सो आप ध्यान देके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, रैंडमली सारा नहीं करना है वरना माइनस में चला जाओगे आप। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको श्योरिटी हो कि मैं जो आंसर कर रही हूँ सही है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। आपके आगे के जो भी डाउट्स है मैं लूंगी, आई आस्क यू टू पोस्ट द क्वेश्चन, जो भी डाउट है मैं आपके सॉल्व कर दूंगी इस टेस्ट के बारे में।
तो पहली बात तो ये प्रोसेस बताइए मैंने कि किस तरह से आपको टेस्ट को देना है। 13 नवंबर को टाइम जो है इस टेस्ट का बताया जाएगा, लिंक भेजा जाएगा। पीरियड जो है वो 2 घंटे का है, करीब करीब 2 घंटे का टेस्ट है। 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 आवर 60 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के, ठीक है। लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आईडी डालो, देन आपको पेज खुलेगा, उसके ऊपर नीट की सिलेक्ट कर लो, देन यू विल गेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर क्वेश्चन को आगे पीछे जाना है तो देखो, देन क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट करो, सेव करो एंड देन नेक्स्ट पे जाओ। फिर अगर आपको ना एंड कर दिया, मान लो आप श्योर हो कि मैंने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया है, मेरा कुछ छूटा नहीं है, अगर लग रहा है कहीं छूट गया है तो इस 3 वाले टैब पे आओ और देखो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिख जाएंगे आपको। क्लिक करो कि कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो क्लिक करो, इफ यू आर श्योर अटेम्प्ट करो, नहीं तो बैक आ जाओ एंड एंड कर दो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाला है तो ध्यान से आपको देना पड़ेगा, एंड एंड करते ही आपको आपका स्कोर भी पता चलेगा। तो ये था किस तरह से आपको टेस्ट अटेंड करना है। नेक्स्ट ये होगा कि सिलेबस क्या है इस टेस्ट का। आप लोग सभी, अभी स्लाइड दिख रहा है मेरा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा व्हाट इज द सिलेबस क्विकली। जल्दी से देख लो कि सिलेबस क्या है। 10th का भी सिलेबस है बच्चों इसमें, 10th का बायोलॉजी, 10th का केमिस्ट्री, 10th का ये फिजिक्स। आपको जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक आप पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं आगे बताऊं कोर्स कलर के बारे में। एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ भी पूछना हो? सारे जगे हुए हैं ना बच्चों, या सो गए हो? बिमला, नीट बोर्ड सब साथ में ही चलने वाला है, ऐसा अलग से नहीं। जो भी आपका सिलेबस अभी स्टार्ट होगा वो सब कुछ नीट एंड बोर्ड लेवल का ही होगा। तो अभी जैसे ही बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करती हो वो सिलेबस ही स्टार्ट हो रहा है आपका, ओके, ठीक है। ये सिलेबस है, आगे के पेज पे भी ये सिलेबस एक बार देख लो। सी बायो का अगर मैं बता रही हूँ तो बायो का ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल, मॉर्फो, एनाटॉमी, ये तो आपका 11th का है। और 10th के लेवल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर एनवायरमेंट एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो 10th के कुछ चैप्टर्स और 11th के कुछ चैप्टर्स ऐसे मिला के ये टेस्ट रखा गया है। ओके, सिलेबस देख लिया सबने? एवरीवन, पढ़ के आना है और टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। देयर इज नो एग्जाम्शन कि मैं देऊं नहीं दूं, नो, क्योंकि इसके आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज 2 प्रोग्राम ट्रैक्स। आपको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, 2 बैचेस में जो है ना बच्चों डिवाइड किया जाने वाला है। इसलिए ये टेस्ट देना जरूरी है। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो शायद हमारे साथ जुड़ने में दिक्कत लाएगा उसको, क्योंकि फिर से टेस्ट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये इजी नहीं है। तो एक साथ जब सारे बच्चे टेस्ट देते हैं तो एक साथ उनका सेग्रीगेशन करना इजी हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे ही आपका टेस्ट का स्कोर आ जाएगा, आपको 2 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा। 2 बैचेस लाइक एज इन, पहला बैच फोटोन, दूसरा कैटलिस्ट। इनमें डिफरेंस यही रहने वाला है कि जो फोटोन वाले बच्चे हैं उनका जो भी सिलेबस चलेगा वो मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, लेस ऑन बेसिक होगा। और जो कैटलिस्ट वाले बच्चे हैं, मान लो यहाँ पे फोटोन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको अलग सिखाया जा रहा है, उनको अलग सिखाया जा रहा है। नो,
फोटोन एंड कैटलिस्ट दोनों का भी सिलेबस सेम है, दोनों का भी जो भी स्टडी मटेरियल है सेम है, बस अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, कोई अलग अलग हिंदी मीडियम से आए हैं, तो उनको क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कुछ शब्द को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ होती है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप फास्ट लर्निंग बच्चों के साथ डाल दोगे तो दोनों को फिर जमलिंग हो जाएगा, किसी को लगेगा कि अरे बहुत स्लो जा रहा है, किसी को लगेगा अरे बहुत फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये सेग्रीगेशन करना पड़ा कि ऐसे बच्चों जिनको थोड़ा स्लो जाना पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाना पड़ता है, उनको हम कैटलिस्ट में डाल रहे हैं, और ऐसे बच्चे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड वो थोड़ा सा फास्ट जा सकते हैं, उनको फोटोन में डाल रहे हैं। दोनों का सिलेबस सेम, ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट पेपर में चेंज नहीं है, स्टडी मटेरियल सेम टू सेम है, बस जो स्पीड होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी में फर्क हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है या फिर ये समझ में लेना है कि अरे भाई मेरे क्लास में कुछ अलग चल रहा है तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, नो, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ट्रांजिशन करना इजी नहीं है, क्योंकि आपको खुद को भी समझना पड़ेगा ना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मुझे चीजें कितने समझ में आती हैं, मैं कहाँ पे कौन से क्लास में अटेंड करूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा। तो उसके लिए भी जैसे स्कोर वगैरह आता है, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसपे आप आपका इंटरेस्ट भर सकते हो, बट आपका स्कोर मेजरली मैटर करता है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि आपको कितना पता है और किस लेवल से आपको सिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा हम टीचर्स को। तो ये हम टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी शंका ना रखिएगा। तो ऐसे फोटोन और कैटलिस्ट ऐसे दो ट्रैक बन गए। अब दोनों ट्रैक में ना और दो दो आवर्स का स्लॉट है। आवर्स मतलब आप लोग कितने घंटे हमारे साथ जुड़ सकते हो, ये वाली चीज। मीनिंग कुछ लोगों को कहीं और जाना होता है, ट्यूशन से गया, कोई और एंगेजमेंट है, तो क्या हो जाता है, नॉट एवरीबडी इज अवेलेबल। तो मेनी पीपल आर देयर जो हमारे साथ फुल टाइम अवेलेबल है, उनके लिए 12 आवर बैच है। तो अब फोटोन और कैटलिस्ट दो ट्रैक है, इसलिए 12 आवर फोटोन बैच, वैसे ही 12 आवर कैटलिस्ट बैच। सिमिलरली 6 आवर फोटोन और 6 आवर कैटलिस्ट, ठीक है। अब 12 और 6 में क्या डिफरेंस है कि अगर आप लोग एक हफ्ते में हमारे साथ 12 क्लासेस इन अ वीक जुड़ सकते हो, माने 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट, पी सी एम बी, चारों में 4 क्लासेस दिए जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आज भी आपका क्लास हो रहा है, कल भी हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है, ऐसे कुछ, ओके। अगर 6 आवर्स ही अगर आप हमारे साथ रह सकते हो तो हफ्ते में दो ही होगा, जैसे अभी आपका चल रहा है ना, अभी ट्यूसडे होता है देन सैटरडे होता है, so there are only 2 classes per subject. So it depends upon आपकी अवेलेबिलिटी, आप कितना अवेलेबल हो, कितना टाइम हमारे साथ दे सकते हो। अगेन दोनों में भी सिलेबस सेम ही चलने वाला है, कुछ अलग नहीं है, ये सारी चीजें आपके कन्वीनियंस के लिए की गई है। मैम टर्म 1 का सिलेबस अच्छे से नहीं आया बिकॉज टाइम कम था, सो वी कैन कवर टर्म 1 सिलेबस एंड टर्म 2 सिलेबस टुगेदर। ओके सोनिया, इसका हम क्या करने वाले हैं, टर्म 1 मतलब आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1 to 8। इसको हमने तो क्विक रिवीजन दिया था, बट अभी हम टीचर्स ने ये सोचा है कि अभी 14 चैप्टर्स बाकी है आपके बायोलॉजी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायो की बात करती हूँ तो पहले आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th वाला चैप्टर, और फेब के मिड तक मान लो हम खत्म करेंगे 22 चैप्टर्स को, मतलब लास्ट वाले चैप्टर तक, एंड देन अगेन 1st to 8 को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी 1st to 8 आप टच में हो, ऐसा नहीं कि आपको वहां से कुछ नहीं आता है, बट बाकी के नए चैप्टर जो वो फ्रेश है। तो अगर हम फिर से पहले 8 रिपीट करते बैठेंगे ना तो पूरे 22 होने में टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो, आपका सिलेबस बहुत है फर्स्ट ईयर 11th में। तो पहले हमने ये सोचा कि पहले 9 to 22nd चैप्टर जो है बायो का वो कंप्लीट करा लेंगे, देन फेब के में जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे उसके पहले दिन हम जब डाउट्स लेते हैं उस टाइम पे 1st to 8 को फिर से हम टच करेंगे। क्लियर सोनिया, हैव आई क्लियर्ड योर डाउट? तो ऐसे है फोटोन और कैटलिस्ट ट्रैक, दोनों का स्पीड और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैच डिवाइड हुए हैं, और ये आवर जो है 12 और 6 और ये अवेलेबिलिटी के ऊपर डिवाइड हुआ है। ओके अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मतलब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पल टू बी इंक्लूडेड, मतलब क्या कि मान लो जैसे कोई अगर मैं डेफिनेशन ले रही हूँ, जैसे सपोज मैंने अगर फोटोन बैच में मैंने टेरिडोफाइट्स सिखाया है,
ठीक है, दोनों तरफ मैं टेरिडोफाइट्स को ही सिखा रही हूँ। अब फोटोन वाले को तो ये पता है कि दे आर टेरेस्ट्रियल, देन दे आर वैस्क्यूलर, बट अगर ऐसे कोई बच्चे कि उनको इन चीजों का मतलब नहीं पता है, तो उसको मैं कैटलिस्ट में सिखा दूंगी, तो उनको हम कैटलिस्ट में डालेंगे। जिनको बेसिक से चालू जाएगा कि बेसिक मॉडल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एंड डेफिनेशन, तो कुछ इस तरह से होने वाला है। इसलिए आप जब चूज करोगे बैच, बहुत ध्यान से चूज करना। ये तो बहुत एग्जाम्पल है यार, इससे थोड़ा ज्यादा फास्ट भी हो सकता है कैटलिस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो चलेंगे हम कैटलिस्ट पे, नहीं। दोनों तरफ सिलेबस कवर करना है, दोनों तरफ टेस्ट होने हैं, दोनों तरफ सब्जेक्ट मटेरियल जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएंगे, सब कुछ, एवरीथिंग वुड बी सेम। बस जो स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो जाएगी कैटलिस्ट में, फोटोन में थोड़ी फास्ट जाएगी, बिकॉज उनको बेसिक चीजों का पता होता है, तो क्विकली हम जल्दी जल्दी उसमें से आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना करो कि मैं पहले फोटोन में बैठ के देखता हूँ, अच्छा मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, देन मैं कैटलिस्ट में आता हूँ, फिर लगा है कि अरे नहीं ये सब तो मुझे पता है, फिर जाते फोटोन में। नहीं, ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे मैं अभी बायोमोलिक्यूल्स सिखा रही हूँ, वहां पे पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट सेकंड लेक्चर तो हो चुका है, तो आपको ट्रांजिशन करोगे तो एक दो लेक्चर पीछे हट जाएगा आपका। तो ऐसा ना करना, जहां पे रहे हो वहीं पे रहना। ज्यादा आप इधर से उधर वो बैच पे शफल करोगे तो दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाते रहेगा, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट को आने वाली है। तो ये सारे एक्चुअली आपके कन्वीनियंस के लिए किया है, टाइम वाला और बैच वाला। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये क्यों किया है, वही चीजें फिर से कि वाई वी हैव 12 आवर एंड 6 आवर, ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने अभी बताया। अच्छा, अब आपके अगले 2 साल में जो भी आप हमारे साथ जुड़े हो टिल 2024, what all the things you will get, so along with your syllabus coverage, आपकी वीकली टेस्ट मटेरियल जो भी पढ़ने के लिए लगता है, वर्कशीट्स, डीपीपी मतलब डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम्स, देन सपोर्ट और काउंसलिंग टू गेट अ गुड एडमिशन, आपको एडमिशन मिलने के लिए भी जो भी चाहिए होती चीजें, वो भी यहाँ तक आने वाली है। तो कुछ इस तरह होने वाला है टेंटेटिवली 2 साल का कोर्स प्लानर। मान लो यहाँ से नवंबर से लेके मान लो फेब या मिड मार्च, जो भी आपके एग्जाम डेट्स होंगे उसके पहले तक हम लोग क्या करेंगे, 11th का कवर करेंगे जो भी पोर्शन है। और देन उसके एग्जाम्स के बाद मान लो हम अप्रैल मई से हम लोग स्टार्ट कर दे रहे विद द 12th, करेक्ट। तो बोर्ड और नीट ऐसे कुछ अलग अलग ट्रैक्स नहीं चल रहे यहाँ पे, सब कुछ साथ में ही चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर एग्जाम्स वाला थिंग। ठीक है, अब हम चलने वाले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की तरफ, दैट इज योर 9th चैप्टर। बट उसके पहले इज देयर एनीवन हु हैज डिफिकल्टी कि भाई ये क्वेश्चन, ये जो भी है एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, जो भी मैंने आपको बताया, एग्जाम टाइम स्लॉट्स बैचेस, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अभी पूछिए, आई विल क्लियर इट आउट, फिर हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। यस, नो डाउट्स। वैसे 4 से 5 के स्लॉट में ऐसे इतने बच्चे होते हैं क्या, लाइक अराउंड 9 to 10 पीपल बस, ऐसा ही होता है क्या कि बस इतने ही होंगे बच्चे? एग्जाम का सिलेबस दिखाना है, अच्छा ठीक, देख लो अधिवा। ये एक पेज है और ये वाला एक पेज है। ओके, सो shall we start with the chapter then? ओके गुड बच्चों, ठीक है। अभी जो आपका 9th चैप्टर था ना, उस चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सेल तक तो आपने पढ़ लिया है, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। देख पा रहे हो स्लाइड्स बायोमोलिक्यूल्स का?
ओके, ठीक है। क्या एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोमोलिक्यूल्स? नाम में ही रखा है सब कुछ, नाम में ही रखा है। स्प्लिट इट, बायो मॉलिक्यूल्स। जल्दी बताओ, क्या समझते हो इस शब्द से? आप क्या समझते हो? कोई नहीं, सो रहे हो? उठ जाओ, चाय वाय पी लो, थोड़ा सा बोल दो मम्मी को चाय बना के पिला दो मैम, नींद आ रही है हमें। ठीक है, मैं बता देती हूँ। सी, इस चैप्टर में ना बच्चों क्या क्या पढ़ोगे, दीज आर द इंडेक्स। ये कंटेंट है या फिर आपका इंडेक्स है, मान लो कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। तो आज की क्लास में तो इतना तो ले लेंगे हम कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन, जो पहला सेक्शन है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मौलिक हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो किस चीज से बनी है? क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि सराउंडिंग में जो भी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग, लाइक मेरे हाथ में पेन है, मेरे पीछे दीवार है, बैग है, जो भी है, ये सारी चीज किसी न किसी मॉलिक्यूल्स से बनी है। करेक्ट। बट जब ये मॉलिक्यूल्स कोई सेल में पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायो मतलब क्या? समथिंग विच इज लाइफ, है ना? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल में पाए जाएंगे और जो सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो हेल्प करेंगे, डिवीजन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली इस चैप्टर में बच्चों हम 4 देखने वाले हैं। अच्छा, ये चैप्टर हुआ है क्या शुरू आपके स्कूल में? किसी को आइडिया है या बिल्कुल ही नया है आपके लिए ये? जल्दी बताइए। स्कूल में शुरुआत हो चुकी है और इस चैप्टर की, या इज इट कंप्लीट न्यू? ओके, सम यस सम न्यू, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मेजरली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में, लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। बच्चों लिपिड्स को कहाँ देखा था आपका? अगर मैंने क्लास लिया था बिफोर योर एग्जाम तो शायद आपकी क्लास में मैंने सेल को रिवाइज करवाया होगा। देन मुझे कोई बता सकता है कि लिपिड को हमने कहाँ देखा है? बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का? वेरी गुड, यस, लिपिड बाइलेयर हम कहते हैं ना, मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या अपना? जो डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए वाले। कार्बोहाइड्रेट्स, जो वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है बॉडी में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वाले। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं हमारे, जो ईआर बनाता है ना वो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये सारे जो है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और मोस्टली अब जब डिटेल में जम जाएंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, केमिकल कंपोजिशन को देखने वाले हैं, तो इसके हम केमिकल लेवल पे हम देखेंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, लाइक प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, दीज आर व्हाट कैन आई से कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। थोड़ा केमिस्ट्री हो जाएगा इसमें, बट आगे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि क्या है ना बच्चों, आप ही थोड़ा सा सोचो, अब तक हमने जो पढ़ा एनिमल किंगडम में हम पढ़ते थे अबाउट द सेल, देन सेल से कैसा बना टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन बने, देन ऑर्गन सिस्टम बना, ऐसा पूरा ह्यूमन या फिर पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना। बट अब जो चैप्टर आ रहा है वो सेल के पीछे लेके जा रहा है, मतलब सेल के इनसाइड लेके जा रहा है कि उधर क्या चीजें चल रही है, वो चीजों का क्या महत्व है, उधर हम जा रहे हैं हम। तो ये चीजें समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बेसिक बन जाता है। ये समझ जाओगे तो आगे 12th के चैप्टर्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी फिर आपको। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे आरएनए डीएनए हो गया, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक है। क्यों? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सीएचओ कंपाउंड से कहते हैं उसको, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इजीली लेट्स से कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर ये जो आयंस आते हैं, आयंस, देन वाटर, इनको जनरली क्या कहा जाएगा? इनऑर्गेनिक, है ना? और टुगेदर दे विल फॉर्म एज बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? अब तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, कोई भी लिविंग सेल में
कौन से ऑर्गेनिक या कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स है या एक्टिविटी है मान लो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक लिविंग टिश्यू लिया, चाहे आप एनिमल टिश्यू ले लो या प्लांट टिश्यू ले लो, टेक एनी टिश्यू, टेक अ एनिमल और प्लांट टिश्यू ले लो, उसको अब डालना है मॉर्टर और पेस्टल में। मॉर्टर और पेस्टल मतलब जिसमें चटनी वगैरह कूटा जाता है ना, ऐसे गोल सा कुछ होता है पत्थर का वगैरह या फिर लकड़ी का, उसके अंदर ऐसे पेस्टल करके कूटते हैं, उसको कहते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल। इसको कूटना कहते हैं। तो ग्राइंड करते हैं किसके साथ, बाय एडिंग अ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे पानी का यूज क्यों नहीं करेंगे हम। चटनी बनाने के लिए तो पानी यूज करते हैं, फिर कुछ और मिक्सचर बनाने तो पानी यूज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें जल्दी घुल जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एक बहुत ही लाइव एग्जांपल देती हूँ मैं। आपने अगर कभी चाय बनाया होगा, चाय बनाते हो तो चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, ठीक है, दूध में, दूध पानी में। अब जैसी चाय आप स्ट्रेन करोगे तो छन्नी में क्या रह जाता है, पत्ती। चीनी कहाँ गई, चीनी तो पानी में घुल गई, बट पत्ती नहीं घुल पाई, है ना। तो कुछ ऐसे ही होने वाला है हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब जैसे पहले स्टेप में क्या किया, एनिमल और प्लांट कोई भी टिश्यू छोटा सा ले लिया, उसको ग्राइंड किया मॉर्टर और पेस्टिल में। अब इसको जब आप उसका चूरा बनाओगे, वो एक स्लरी बनेगा, एक पेस्ट जैसा बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब उसको क्या करना है, चीज क्लॉथ, क्लॉथ जैसा मतलब कपड़ा जैसा, व्हाइट स्मूथ कपड़ा जैसा होता है, जो छन्नी का काम करता है, स्ट्रेन करने का काम करता है। तो जब आप स्ट्रेन करते हो आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो नीचे मिलता है फिल्ट्रेट, जैसे चाय नीचे आ गई फिल्ट्रेट, और ऊपर जो चाय पत्ती रह गई रिटेंटेट। तो जब ये साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो उनको क्या पाया गया कि फिल्ट्रेट जो है वो एक एसिड सॉल्यूबल पूल है। मतलब जो भी हमने यहाँ पे टिश्यू को कूटा था, उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो इस एसिड में घुल गए। और वो कहाँ पाए गए, नीचे फिल्ट्रेट वाले सेक्शन में। एंड जो नहीं घुल पाया वो आ गया एसिड इनसोल्यूबल, जो रिटेंटेट है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है बच्चों, जैसे चलते पीछे थोड़ा सा। अब ये तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमने कहा पाया, एसिड सॉल्यूबल में पाया, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड इनसॉल्युबल में सिर्फ इनऑर्गेनिक है और एसिड सॉल्युबल में सिर्फ ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेट जो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे वाले हैं जो साइज में स्मॉल है, क्योंकि यहां से उसको पास ऑन होना है नीचे। बट जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो यहीं पर रह जाएंगे ऊपर। तो नीचे कौन से आ रहे कंपाउंड्स, जैसे प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड है तो ऑर्गेनिक ही, बट छोटा है, इसलिए वो इजिली घुल के एसिड सॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में आ गया। देन अभी डीएनए और आरएनए जो है वो बनता है छोटे छोटे मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से। एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बड़ा डीएनए बनेगा, एक एक अमाइनो एसिड जुड़ के बना प्रोटीन बनेगा। देन एक एक फैटी एसिड, एफए का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फैटी एसिड, फैटी एसिड जुड़ के बना लिपिड बनेगा। तो जब ऐसे एक एक चीजें जुड़ के बड़ी चीज बनती है, वो हो जाएगा बिगर साइज, ठीक है, जिसको हम बड़े मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स जो है जनरली वो यहाँ पे पाए जाएंगे, और छोटे जो है वो इजिली फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे। बट इस एक्सपेरिमेंट में या फिर इस एक्टिविटी में हमको सिर्फ इतना ही देखना था कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन से सेक्शन में वो आ रहे। तो जैसे ही आप स्लरी को फिल्टर करते हो, आपको नीचे आएगा फिल्ट्रेट, जिसमें एसिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आएंगे, जो कि मैक्सिमम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो दे आर मैक्सिममली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि छोटे छोटे होते हैं, अमाइनो एसिड, छोटे छोटे फैटी एसिड्स वगैरह ये। एंड इनसोल्यूबल में आपको जल्दी जो भी है वो बड़े चीजें मिलेंगे और इनऑर्गेनिक भी मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, आयंस भी मिलेंगे और बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है वो भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक वाला, क्लियर।
यहाँ तक क्लियर? इज एनीबडी हैविंग डाउट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे किया गया, कैसे उसकी साइज के हिसाब से किया गया? आगे आपका जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म होता है आपको आगे भी देखा जाएगा कि साइज के हिसाब से कैसे मॉलिक्यूल को भी अलग रखा है, लिपिड को भी अलग रखा है। बट इस एक्टिविटी को अगर आप क्लियर हो तो हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा क्वेश्चन बनता है कि एनिमल या प्लांट टिश्यू में से कौन सा टिश्यू लेना बेहतर होगा फॉर एक्सपेरिमेंट? विच टिश्यू वुड बी गुड? किसमें दिक्कत आएगी, किसमें दिक्कत नहीं आएगी? ले तो आप दोनों भी सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए, बट आपको क्या लगता है? इमेजिन करो, सोचो, थोड़ा सोच के देखो कि कौन सा रहेगा तो अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या इसमें ओपिनियन है? प्लांट टिश्यू, ओके। एनिमल टिश्यू में क्या हो सकता है? एनिमल का कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी हिस्सा ले लो। लिवर का हिस्सा जल्दी से लेते जनरली। क्या हो सकता है एनिमल का? अगर टिश्यू लेंगे, सेम ही एक्सपेरिमेंट करनी है, रिजल्ट्स तो आपको सेम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है कि एनिमल अलग प्लांट अलग, नहीं। कंपोजिशन जो भी है सेल का वो सेम ही है। बट इजी, मेरे हिसाब से तो इजियर जाएगा प्लांट। प्लांट में इजी जाएगा, व्हाई नॉट एनिमल? कैन एनीवन टेल मी? एक सिंपल ऐसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गेस कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार एनिमल टिश्यू में ऐसा हो सकता है कि उसको उसका ब्लड वगैरह सब क्लीन करना पड़े, देन उन सेल्स को क्लीन करने के बाद क्लियर जब हो जाएंगे तब उसको हम एसिड में उसको ग्राइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है कि ब्लड को वगैरह क्लियर करने में, क्लॉट्स वगैरह निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट प्लांट का कैसे, कोई भी पत्ती ले लो, स्टेम ले लो, कूट लो एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, है ना? दिस इज माई व्यू। तो लेट मी सी कि आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कैसे उसको एनालाइज किया है। सेकेंड स्लाइड में देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगेन कोई भी टिश्यू ले लीजिए आप, प्लांट ले लिया फिर एनिमल ले लिया। अब जब उसको वेट टिश्यू लेते हो तब उसको हम कहेंगे वेट वेट। वेट वेट मतलब जैसे बहुत ही एग्जांपल अगर इजीली दे दूं मैं, मेथी होती है, मेथी तो आपको पता होगा। मेथी का जब आप पत्ता लेते हो, फ्रेश लीफ, वो क्या हो गया? वेट हो गया। बट जब उसको ड्राई करके कसूरी मेथी बना दोगे, वो हो गया ड्राई वेट, क्योंकि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है उसको हमने उड़ा दिया। या फिर सिंपली आपका कड़ी पत्ता ले लो, उसको जब फ्रेश रहेगा, ग्रीन रहेगा, वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, तो वो कहलाएगा वेट वेट। जब उसके अंदर का मॉइस्चर को आप निकाल दोगे, देन इट विल बिकम ड्राई। ऐसा कोई भी फ्रूट्स का छिलका, या आप जैसे छिलका लिया है, पपाया का छिलका लिया है, तो इस छिलके को आप सुखा दो, ड्राई हो जाएगा जैसे उसका मॉइस्चर चला गया। अब मॉइस्चर को हटाया है हमने, ठीक है, मतलब ऑल द वाटर हैज बीन इवेपोरेटेड, क्योंकि हमको वाटर नहीं देखना है, भले ही वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वाटर तो सब में होता है ना, सारे लिविंग सेल्स में वाटर है, बट हमको वाटर का एनालिसिस नहीं करना है। अब जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे, जलाएंगे। उससे क्या होता है, जब कंबशन होगा तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे हवा के साथ, और जो रह जाएगा राख, जिसको हम कहते हैं, वो रह जाती है राख, ऐश कहते हैं। अब वो ऐश जो होगा दैट विल बी द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सी, हमने वाटर को हटा दिया, है ही क्या सेल में? क्या है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? सारे कार्बन कंपाउंडिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को कैसे हटाया हमने? जला के हटा दिया, करेक्ट। वाटर को कैसे हटाया? सुखा के हटा दिया। तो रह क्या गया? जो इनऑर्गेनिक है वो रह गया। जैसे आयॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारा जो है वो आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक में, है ना? क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों एक्टिविटीज क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि जनरली एसिड सॉल्यूबल में जो मिलता है वो होता है आपके ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स, और यहाँ पे मिलने वाले आपको ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स। ओके, अब जनरली ये तो हमने कह दिया कि एसिड सॉल्यूबल में ऑर्गेनिक और एसिड इनसॉल्यूबल में इनऑर्गेनिक, बट इनसॉल्यूबल में मिक्स करेंगे हम, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइज में बड़े हैं
वो भी इनसोल्यूबल में भी आएंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है, तो वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में पास ऑन नहीं हो पाएंगे। तो उनके जो छोटे छोटे मोनोमर्स है वही पास ऑन हो जाएंगे, बाकी बड़े मॉलिक्यूल्स पास ऑन नहीं होंगे। ओके, ये दो एक्टिविटी अगर हम क्लियर है तो मैं आगे जा रही हूँ। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस टू एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, इस पे ऐसा बोर्ड वाला क्वेश्चन तो कुछ नहीं बन सकता है, बट या नीट क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड कि एसिड को ही क्यों यूज किया है, वाटर को क्यों नहीं यूज किया है। किसी ने सोचा नहीं या किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई एसिड को क्यों यूज करते हो और वाटर को क्यों नहीं। एनीवन स्कूल में बताया होगा आपको कि व्हाई ओनली ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जागते रहो बच्चों। सबका चाय पीने का टाइम हो गया है। यस, क्विकली एनीवन, ऐसा क्यों कि एसिड यूज किया है और पानी नहीं। पता नहीं, सोचना नहीं, बट सी ऐसा हो सकता है ना कि जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ट्राई कि आप ऑयल को पानी में डाल के देखो, क्या करेगा, तैरेगा, है ना। प्लांट को भी आप कूट के देखो पानी में, वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके जो कंपाउंड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो घुल जाएगा, बट लिपिड्स का क्या, फैट्स का क्या, ऑयल्स का क्या, क्योंकि ये सारा होता है सेल में, ये सारा पानी नहीं घुलेगा, है ना। इसीलिए एसिड को लेना जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इजीली घुल जाएंगे, जो नहीं है वो नहीं घुलेंगे, इसलिए एसिड को लिया जाएगा। सिंपल सा चीज था। ओके अदीबा, आई होप आई ना आपको पता हो, आप बता सकते हो सबको कि भाई एसिड को क्यों लिया है यहाँ पे और पानी को क्यों नहीं, है ना। ओके, अब जब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, फिल्ट्रेट में क्या मिल रहा है, रिटेंटेट में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो स्मॉल साइज वाले मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, देन फैटी एसिड, इन चीजों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में अब हम जा रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं अबाउट द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनाते हैं प्रोटीन्स। तो करीब करीब हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनते हैं वो 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से बनने वाले हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमाइनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता है किसी को? ये मीथेन है क्या? यस। तो यहाँ पे क्या सी बच्चों, यहाँ पे मैं आपको फोटोन और कैटलिस्ट बता सकती हूँ। अगर ये आपका फोटोन ट्रैक होता तो मैं जल्दी से सिर्फ इतना बता देती कि सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन है, चारों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस हो चुके हैं, एंड वेरिएबल ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन है। बट अगर एक कैटलिस्ट ग्रुप है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज CH4। अब सब्स्टिट्यूट है मतलब कि कुछ जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है NH2 ने, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है COH ने, ये एक हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही रहेगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा R ग्रुप से। R माने के वेरिएबल ग्रुप, मतलब यहाँ पे H भी जुड़ सकता है, CH3 भी जुड़ सकता है, CH2OH जुड़ सकता है, कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है R पे। तो जो भी ग्रुप जुड़ेगा, जैसे H जुड़ गया तो ये बन गया एलानिन, CH3 जुड़ गया तो ये बन गया ग्लाइसिन, CH2OH जुड़ गया तो ये बन गया सीरीन, ऐसे। तो वेरिएबल ग्रुप जो जुड़ेगा उसके हिसाब से अमाइनो एसिड रहेगा। अमाइनो एसिड का वेरिएबल ग्रुप चेंज हो गया, अमाइनो एसिड का टाइप चेंज हो गया, तो ये तो चीजें कांस्टेंट रह जाएगी। बाकी का जो तीन चीजें हैं 1, 2 एंड 3 रिमेन सेम। जो वेरिएबल ग्रुप है जिसको आर कहा जाता है, ये वेरिएबल ही नाम रखा है, चेंज होने वाला, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज करेंगे। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो, सी द स्ट्रक्चर, CH NH2R COH। तो चार चीजें हैं अमाइनो एसिड में, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, COOH मतलब कार्बोक्सिल, ये अमाइनो, हाइड्रोजन आपको पता है, वेरिएबल मतलब आर ग्रुप, आर स्टैंड्स फॉर एनी ऐसा ग्रुप, यहाँ पे H भी होगा, CH3 भी होगा, CH2 होगा, कोई भी होगा। कभी कभी रिंग भी होते हैं बच्चों, समटाइम्स यू हैव अ रिंग ऑल्सो। तो ऐसे रिंग वाले स्ट्रक्चर आ गए तो उसको रिंग वाले अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन है,
फिनिल एलेनिन है। तो ऐसे उस आर ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड्स को 20 हिस्सों में अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। अभी के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपको कि आपको 20 के 20 अमाइनो एसिड को रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्योंकि उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जनरली वो डिपेंड करता है आर ग्रुप के ऊपर। ओके, सो जनरल फॉर्मूला अगर पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे? RCH NH2COH। ये स्ट्रक्चर कैसे आया? इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर क्लियर है? CH COH then NH2 and R। अब जैसे मैंने क्या कहा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे यहाँ पे आर ग्रुप चेंज हो गया, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड के नाम चेंज हो गए। तो आपको अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे और एक COH ग्रुप ही जुड़ गया ना तो ये एसिडिक बन जाएगा, क्योंकि ये एसिड का सिंबल है, फॉर्मूला है, और NH2 जो है वो बेस का फॉर्मूला है। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। तो अगर R के जगह पे COH बन गया तो एसिडिक वाला अमाइनो एसिड बन जाता है। जैसे यहाँ पे सी चार्ट में देखो, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में हमने क्या देखा? एसिडिक में क्या हो गया कि एक्स्ट्रा COH ग्रुप लग गया R जगह पे, सो वेरिएबल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द एसिडिक वाला नाउ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? R ग्रुप पे बेस आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। न्यूट्रल मतलब क्या? COH और NH2 दोनों का भी हिसाब जो है वो सेम है, न्यूट्रल है, ना एक्स्ट्रा COH ना कम्स NH2 ऐसा। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स भी है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड जो है वो एसिडिक है, लाइसिन अर्जिनिन बेसिक है, एलानिन वैलिन न्यूट्रल है। सी यहाँ पे देखा है 1 अमाइनो 2 कार्बोक्सिल, 2 अमाइनो 1 कार्बोक्सिल, 1 अमाइनो 1 कार्बोक्सिल। मतलब क्या? ये 1 अमाइनो 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर 2 अमाइनो मतलब यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप आ गया, ऐसे। तो इस लेवल पे आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि सारे के सारे आप स्ट्रक्चर्स याद रख लो, सारे के सारे के प्रॉपर्टीज याद रख लो, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स है, इतना तो आप याद नहीं रख पाओगे। आपके बुक में कुछ 3 दिया है, एलानिन, ग्लाइसिन और सीरीन के बारे में दिया है, सिंपल ग्रुप दिया है। सिर्फ R को आइदर H से रिप्लेस किया है, या फिर मेथाइल ग्रुप से, या फिर CH2OH से। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। साथ ही एसिडिक का कौन सा एग्जांपल है? ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का लाइसिन, न्यूट्रल का एलेनिन। इतना भी याद रखोगे आप तो अभी के लिए सफिशिएंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो वी कैन स्टॉप और वी कैन रिपीट और वट एवर यू वॉन्ट। एनी डाउट तो अभी बताओ, क्योंकि बहुत ही बेसिक वाली चीज है ना बच्चों, तो यहाँ पे आप अगर क्लियर होगे तो आपको आगे ही दिक्कत नहीं होगी। ओके, गुड। तो लास्ट में हम लोग एक बार ये टेबल देख लेंगे, देन विल स्टॉप एंड लेट्स सी द रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। अब ये जो है ये थोड़ा सा नीट वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपके बुक में पूरा डिटेल में नहीं दिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी इन द ह्यूमन बॉडी, अमाइनो एसिड जो है, अवेलेबिलिटी मतलब क्या कि कितने हैं एनवायरनमेंट में, मतलब फूड में और अपने बॉडी में। मतलब अमाइनो एसिड की ये एक खासियत है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, और कुछ ऐसे है अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद बनाएगी। बॉडी मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर जो भी DNA वो बनाएगा। ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी नहीं बना सकती, जिसको जरूरत है बाहर से लेने की, उसको हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल मतलब क्या? समथिंग विच इज नेसेसरी, जरूरत है कहाँ से लेने की? बाहर से लेने की। और नॉन एसेंशियल मतलब कि मेरे पास है, मैं अपना अपना खुद बना सकता हूँ, बाहर से लेने की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो आ जाएंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे बाहर से लेना मतलब क्या? मतलब है फूड, जो भी हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स जो खाते हैं, उनसे जो हमको विटामिन प्रोटीन्स मिलता है, उसको हम कहेंगे फूड सोर्सेस। सो रिलाई ऑन फूड सोर्स मतलब क्या कि ये फूड सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉडी इसको नहीं बनाएगा। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को फूड के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है।
सेम चीजें, मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओन बॉडी बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। एंड देन लास्टली आप एग्जांपल याद रखिए कि एसेंशियल मतलब ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो हमें बाहर के फूड से लेना होगा, जैसे ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। और यहाँ पे ऐसे है जो हम खुद बना सकते हैं, जैसे एलेनिन और आर्जिनिन। तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे अगर आप ज्यादा डिटेल रख सकते हो तो भी इतना याद रखो कि बॉडी के ऊपर दो ऐसे टाइप के अमाइनो एसिड बनते हैं कि भाई बॉडी बनाती है या नहीं बनाती है। अगर बॉडी उसको नहीं बना पाती है तो उसको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब अमाइनो एसिड होगा तभी उससे प्रोटीन बनेगा, जब प्रोटीन होगा तभी सेल प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, वरना पूरा काम ठप हो जाएगा। मेजर हमारा काम जो है सारे अपने हार्मोन से, सिक्रीशन से, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारी चीजें जो ऐसे सेल करते रहते हैं और सेल के अंदर के प्रोटीन्स करते रहते हैं। तो ये चीजें प्रोटीन्स को बनाती है, इसलिए ऐसे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स को बनाने के लिए लगने वाले हैं और जो बॉडी उसको नहीं बना सकती, मतलब फूड सोर्स से लेना है, सो एसेंशियल है कि बाहर से ले लो, खरीद के लाओ। अभी नॉन एसेंशियल है मतलब फूड का हिसाब से वो हम फूड नहीं, बट बॉडी में जो भी ओरिजिनल प्रोटीन बनता है न्यूक्लियस से, उसी को ब्रेक डाउन करके उसी से न्यूक्लिक एसिड, उसी से अमाइनो एसिड्स लेके खुद का जो भी वहां पर रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। सिर्फ डेफिनेशन याद रखो और एग्जाम्पल याद रखो, काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? ज्विटर आयन को पता ले लूं क्या मैं? आर यू गाइज ओके? फिर लिपिड्स को अगले क्लास में देखेंगे हम। सी ज्विटर आयन, अच्छा आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में ज्विटर आयन को? एनीवन? बच्चों किसी भी मोमेंट पे लगता है ना कि फास्ट चले गया, कुछ रह गया तो बता देना। नहीं पढ़ा है? ओके ठीक है। अब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था ना, केमिस्ट्री केमिकल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का, यहाँ पे ऐसा है स्ट्रक्चर, आर ग्रुप NH2 और ये H होता है CH। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे पीएच पे क्या हो जाता है समटाइम्स कि ये वाला बेसिक ग्रुप जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके 3 बन जाएगा। 2 लिखते थे ना पहले, तो ये 3 बन जाएगा और ये प्रोटॉन को लूज करके COO माइनस बन जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो NH2 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और इसने प्रोटॉन को लूज किया है। मतलब एक्सेप्ट एंड लूज मतलब क्या? प्लस और माइनस वाला चार्ज, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बन जाएगा समथिंग विच इज न्यूट्रल। तो ऐसे पीएच जब वो न्यूट्रल चार्ज प्रोड्यूस करेंगे अमाइनो एसिड, उसको हम कहेंगे ज्विटर आयन। तो जनरली ये ज्विटर आयन कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रल चार्ज हो जाता है उस पे। तो क्विकली जैसे पीएच चेंज हो जाएगा, उनको एक तो बेसिक अमाइनो एसिड या फिर एसिडिक अमाइनो एसिड में वो चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वो दिक्कत हो जाता है, फिर ये बैलेंस आउट नहीं हो जाएगा रिएक्शन। तो ज्विटर आयंस का मतलब क्या है कि ऐसे आयंस, तो जैसे हम यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग आयंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। आप केमिस्ट्री में भी इसको देख सकते हो, अभी नहीं आया होगा, मे बी आगे देखोगे आप कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जुड़ गया हो, उसको हम कहेंगे ज्विटर आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल सीख रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री सीखे होते तो कोई और केमिकल कंपाउंड लेते, बट बायोमोलिक्यूल सीख रहे हैं इसलिए हम अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अमाइनो एसिड में अब बेसिक ग्रुप ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके प्लस चार्ज कर लिया और इसने अपना एक प्रोटॉन देके माइनस चार्ज कर लिया, तो ये बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ज्विटर आयन। ओके, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करवाए हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एक्टिविटीज और अमाइनो एसिड्स, इतना क्लियर? इफ यस देन एटलीस्ट गिव मी थम्स अप और समथिंग। क्लियर है? गुड। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अगली क्लास में जब आप आएंगे आगे इसके जो लिपिड्स है उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। बट मेरा ये एक आपसे होप है कि जब आप अगली क्लास में आओगे तो 4 o'clock होता है ना, तो बाय 3:45 10 मिनट पहले एक बार आप एनसीईआरटी खोलिएगा एंड प्लीज रीड कि आज मैंने जो सिखाया।
और एग्जाम के बारे में जो भी डाउट्स है, अभी तो मैंने आपको सबको बताया कि प्रोसेस कैसा है। लिंक जो भी है आपको अपडेट किया जाएगा टाइम से पहले ही, उस पर जाके आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है सबको ही। और एग्जाम की कुछ खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थेरोटिकल नहीं है ना, एमसीक्यू है। तो सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे और 10th का भी बुक पढ़ लोगे सिर्फ एक बार, देन काफी हो जाएगा। बट डू नॉट स्किप द एग्जाम, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। ओके, सो शैल वी रैप अप टुडे, व्हाट से? हाँ बिमला, बताएंगे, टाइमिंग को बताएंगे। अभी ड्यूरेशन तो 2 घंटे का है, बट कौन से लाइक 12 से 2 रखना है, 10 से 12 रखना है, इसका थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, या फिर बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो देखते हैं कि कौन से बैच को कौन सा टाइम मिलेगा, अपडेट कर देंगे हम उसको। ओके, आपको डिटेल मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बस सैटरडे नाइट तक आप प्रिपेयर रहिएगा विथ 10th के फ्यू चैप्टर्स एंड 11th के फ्यू चैप्टर्स रीडिंग से, ठीक है? मार्क्स यहाँ पे मैटर नहीं करेगा अदीबा। कम मार्क्स आ रहे या ज्यादा मार्क्स आ रहे, ये चीज हमको अभी मैटर नहीं करता है। हमको ये देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कितना है, आपका लेवल क्या है, ताकि आपको उस लेवल के हिसाब से सिखाया जा सके। दैट्स इट। ये कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, फिर क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों।